मैं अपने पत्रकार वार्ता की शुरुआत वसीम बरेलवी के एक शेर से करना चाहता हूं। फैसला लिखा हुआ है, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत की सफाई देंगे? तो स्थिति आज जांच एजेंसी और जो न्यायालय है, अदालत है, उसमें सांठ गांठ के सबूत लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत। छत्तीसगढ़ के जांच एजेंसियां ईओडब्ल्यू, एसीबी अभियुक्तों के खिलाफ झूठे साक्ष्य गढ़ रही है। फॉरेंसिक जांच से प्रमाणित हुआ है कि दो अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग हुआ। न्यायिक प्रक्रिया की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मामले में निष्पक्ष जांच न हुई है, न दोषियों की कार्रवाई हुई और लोकतंत्र का ढांचा इस प्रकार से चरमरा जाएगा। कौन वकील अपने मुवक्किल को जांच एजेंसी से के चंगुल से बचा पाएगा? 2 दिन पहले वरिष्ठ वकीलों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक बहुत बड़ा मामला उजागर किया है और मैं समझता हूं ये पहली बार है। पहले घटना इसके पहले और होते रहे होंगे, लेकिन जनता के सामने पहली बार आया है कि किस प्रकार से जांच एजेंसी है न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। इसमें बड़े तथ्य सामने आए हैं। अदालत के सामने भी, जनता के सामने भी, मीडिया के सामने भी इसको लाया गया है। एक धारा है जिसको हम सब जानते हैं, 164 कलमबंद बयान के बारे में। ये सीआरपीसी में 164 था, बीएनएस में 183 हो गया है। कहा जाता है कि कलमबंद बयान होगा मतलब बहुत बड़ी बात है। अरे आम जनता इस बात को बहुत गंभीरता से लेती रही है। कलमबंद बयान हो गया मतलब बहुत बड़ी घटना कि उन्होंने स्वेच्छा से जाके अदालत के सामने में बंद कमरे में न्यायाधीश के सामने बयान दिया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है, जो कलमबंद बयान है, बंद कमरे का बयान है, 164 या 183 बीएनएस का बयान है, अब वो कलम बंद नहीं हो गया, ये बंद कमरे का नहीं हो गया। वहां ईओडब्ल्यू के अधिकारी भी हैं। वहां जो आरोपी है वो बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि पेन ड्राइव में कोड के कंप्यूटर में इंसर्ट करके उसे शामिल कर दिया गया और जो आरोपी है उसके हस्ताक्षर ले लिए गए। ये मामला तब उजागर हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में कथित कोयला घोटाला है, अपराध क्रमांक 2024 3/2024 में अभियुक्त है सूर्यकांत तिवारी, उसके बेल के संबंध में लगाया गया था और उसमें निखिल चंद्राकर के 164 कलमबंद बयान को वहां साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया कि इसको ये गंभीर बात उन्होंने कही है, इसलिए इसका बेल खारिज किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये कलमबंद बयान है और कलमबंद बयान
लिफाफा में बंद होता है और जब ट्रायल चलता है तब न्यायाधीश के सामने उस लिफाफा को खोला जाता है। यह व्यवस्था 164 के बयान का है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ईओडब्ल्यू के अधिकारी, सरकार के वकील उसको न केवल खोले, कि पहला अपराध उसको न्यायाधीश के सामने खोलना था, उसको अधिकारियों ने खोल लिया, सरकार के ईओडब्ल्यू के अधिकारी ने, एसीबी के अधिकारी ने। दूसरा ये कि सरकारी वकील उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। हिम्मत उसकी देखिए, दुस्साहस देखिए कि वो अधिकारी और जो सरकारी वकील उसके दुस्साहस कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। ये मामला तब उजागर हुआ, नहीं तो मामला उजागर ही नहीं होता। और जब वो कॉपी मिली तब पता चला कि इसके तो फोंट अलग अलग है। दूसरी बात यह है कि 2 दिन के भीतर में 25 पेज के साक्ष्य ले लिए गए, 164 का बयान करा लिए गए। दूसरी बड़ी बात तब, और तीसरी बात यह है 164 का बयान जो लिफाफों में बंद होकर कोर्ट के पास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के सारे मीडिया हाउस के पास पहुंच गया। सारे लोग खूब छापे इसको, सीरीज में चला। सारे मीडिया हाउस के पास लीगल, आजकल तो बहुत थोड़े थोड़े बाद में सब नोटिस दे देते हैं, मानहानि का नोटिस कर देते हैं, तो सबके पास लीगल सेल है मीडिया हाउस के पास। लेकिन किसी मीडिया हाउस ने यह प्रश्न नहीं उठाया। 164 के बयान हमारे पास पहुंच गया और इसे छापे कि ना छापे, दिखाएं कि ना दिखाएं, उसके लीगल सेल ने भी उसे एडवाइस नहीं किया और धड़ल्ले से चलता रहा कि निखिल चंद्राकर ने क्या बयान दिया, किसके खिलाफ क्या बयान दिया। रोज प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूब चला। लेकिन जो मौलिक प्रश्न है वो किसी ने नहीं उठाया कि ये 164 का बयान सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कैसे किया गया, ये 164 का बयान ये अधिकारी कैसे मीडिया हाउस तक पहुंचा दिए। ये जो मौलिक जो सवाल है किसी ने नहीं किया। और यदि इसी प्रकार से पेन ड्राइव में कराते जाए तो बचा क्या। और इस मामले में ये मामला कोई अकेला नहीं है, इसके पहले भी होते रहे। और जब ये जानकारी मिली तो इसको 12/9 को हाई कोर्ट के जो विजिलेंस है उसके पास शिकायत गिरीश देवांगन जी ने किया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि शिकायत के बाद भी एसीबी के अधिकारियों की हिम्मत देखिए, फिर से दूसरे न्याय कोर्ट में 11 लोगों को ले जाते हैं कि 164 का बयान कराना है। कमरा बंद था। कुछ वकील उस कोर्ट में पहुंचे और देखते क्या है, ये 30 तारीख की बात बता रहा हूं। देखते क्या है कि कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा हुआ है, उसको रीड कर रहे हैं और जो आरोपी है वो सिर हिला रहा है। मतलब एक घटना हो गई है, दूसरी घटना। लेकिन सजग जो वकील हैं उन्होंने अपने वकील साथियों से चर्चा की और सीधा डीजे के पास शिकायत की, तब जाके रुका। एफिडेविट देके शिकायत की गई है 4 वकीलों के द्वारा। होता यह है कि एफिडेविट हम लोग देते हैं सामान्य लोग, लेकिन वकील 4 वकील उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, क्योंकि वो लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, संविधान के रक्षक के रूप में वकील जाने जाते हैं। और इस कारण से उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए 4 वकीलों ने
कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया कि हमारे सामने इस प्रकार की घटना हुई है, इसकी कंप्यूटर के तो सुरक्षित रखी जाए, सीसी कैमरा सुरक्षित रखा जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी घटना, इसका मतलब ये है कि एसीबी, ईओडब्ल्यू, राज्य सरकार के अधिकारियों को न ही कानून का डर है, न ही न्यायालय का डर है, जो चाहे कर सकते हैं। ये स्थिति बनी हुई है जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और इसीलिए जो अलग अलग फोन, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश हैं यहां एक ही फोन का उपयोग किया जाए और उसको लेकिन ये जो कॉपी मिली वो बाहर किसी कंप्यूटर में उसको टाइप कराया गया था। हो सकता है ईसीबी कार्यालय में हो। न्यायालय के जो ऑर्डर लिखने की जो प्रक्रिया है उससे बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया अपनाया गया और उसमें हेडिंग बकायदा दिया गया, अलग अलग हेडिंग दे के लिखा गया। ये कभी न्यायालय में ऐसा नहीं होता, कोई भी कोर्ट के आदेश। लेकिन इसमें 164 बयान जो निखिल चंद्राकर के जो बयान है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में जो फॉरेंसिक जांच के लिए दिया गया और फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हो गया कि ये कोर्ट के जो कंप्यूटर का फॉन्ट है और ये जो 164 के जो मैं बयान दर्ज कराया उसका फॉन्ट अलग अलग है। तो ये एसीबी का षड्यंत्र, ईओडब्ल्यू का षड्यंत्र स्पष्ट उजागर होता है। और इसी आधार पर अभी 10 तारीख को सीजीएम के कोर्ट में इसकी शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद एसीबी के 3 अधिकारियों के खिलाफ उसको उपस्थित होने 25/10 को उपस्थित होने के लिए कहा गया माननीय न्यायालय के द्वारा। अब सवाल ये उठता है, आज लगातार विपक्ष के लोगों के द्वारा ये मामला उठाया जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। राहुल जी लगातार संविधान रक्षा की बात करते हैं, खड़गे जी संविधान की रक्षा की बात करते हैं और लगातार इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई इसका दुरुपयोग हो रहा है, विपक्षी दलों को दबाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। जितने भी लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कर रही है। दूसरी बात, अभी जिस प्रकार से चुनाव आयोग का मामला आया, चुनाव आयोग सबसे बड़ा आयोग है पूरे दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा है इस चुनाव आयोग का, क्योंकि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनाव कराने की जिम्मेदारी वो संस्था भी अब शंका के दायरे में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। तो ये लोकतंत्र के संविधान में जो व्यवस्था 3 स्तंभ है घोषित रूप से, अलग मीडिया को हम चौथा कहते हैं, लेकिन पहला न्यायपालिका है, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ हैं लोकतंत्र के। और यदि लोग और इसको स्वायत्तता मिली हुई है, इनको अधिकार मिला हुआ है ताकि लोगों को, भारत के नागरिकों को न्याय मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। उसके साथ अन्याय न हो, उसको सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन ये सारे यदि तीनों संगठन यदि एक हो जाए और एक के डायरेक्शन में सब चलना शुरू हो जाए तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहां। आज एजेंसियां और आयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पे चल रही है। न्यायालय पे विश्वास था लोगों का और है अभी भी, लेकिन न्यायालय को भी प्रभावित करने का षड्यंत्र और दुस्साहस अभी जिस प्रकार से किया गया, सुनते तो पहले से भी आ रहे थे, लेकिन यह प्रमाणित हो गया कि इसको प्रभावित किया जा रहा है और अदालत के साथ साठगांठ इस प्रकरण के बाद उजागर हो चुका है।
तो फिर प्रजातंत्र बचेगा कहां, लोकतंत्र बचेगा कहां, आम जनता जाएगी कहां, किसके पास जाएंगे। एक न्यायालय बचा था, उसको भी जब 164 के बयान को इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं तो आम जनता जाएगा कहां। अभी भी सूचना मिल रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, फोन कर रहे हैं कि तुम जाके 164 का बयान कर दो, बयान देने के पहले हमसे मिलो, हम जो कहेंगे वो 164 में लिखो, नहीं तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से ईडी के अधिकारियों ने मारपीट की, मारपीट तो पहले से कर रहे थे, लेकिन पहली बार मारपीट की शिकायत थाने में की गई, जनता के सामने आया, जो 50 के बयान दर्ज कराने के लिए बात कर रहे थे। तो एजेंसियों के दुरुपयोग की घटनाएं तो बहुत हो रही थी, लेकिन न्यायालय के साथ साथ उसको दबाव में लाके, उसको प्रभाव में लाके अपने हिसाब से करने का जो प्रयास षड्यंत्र रचा गया, ये पहली बार उजागर हुआ है। तो हमारी पहली मांग ये है कि इसे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले कि इस प्रकार की घटना। दूसरी बात यह है कि ये जो अधिकारी, जो संलिप्त अधिकारी है, तत्काल इसे मुक्त किया जाए पद से यहां से, ताकि जांच प्रभावित न हो। और तीसरा, ऐसा फैसला हो ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावित करने का षड्यंत्र न कर सके, दुस्साहस न कर सके, ऐसा कोई फैसला आए, ये हम मांग करते हैं। और साथ ही जो भी संलिप्त लोग हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। सबसे बड़ी बात है कि 164 का जो जिक्र कर रहे हैं, ये मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान होता है और मजिस्ट्रेट और जो आवेदक रहता है वो रहते हैं। तो ये टेम्परिंग हो रही है, वहां से कागज से बाहर निकला, जैसा आप बता रहे हैं, मीडिया के साथ किया है। तो इसमें क्या कोर्ट की संलिप्तता है, पहला प्रश्न। दूसरी बात, इसमें 3 एसीबी के अधिकारियों का नाम तो सामने आ ही रहा है, जो आप बता भी रहे हैं। तो इसमें क्या सीधा बर्खास्तगी की मांग क्या आप करेंगे, क्योंकि एक कंटेम्प्ट का मामला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए, प्रमाणित। हमने तो दिखा दिया कि 164 में किस प्रकार से, क्योंकि ये कापी हम अपने से निकाले नहीं है, क्योंकि एसीबी ने और उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था, वो कापी मिली हमको। हमने फोरेंसिक जांच एजेंसी से जांच करा ली, जो आवेदक है, हमने मतलब आवेदक गिरीश देवांगन जी ने, उन्होंने फोरेंसिक जांच करा ली, उसके बाद सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत भी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बात दोबारा ना हो पूरे, चूंकि पहली शिकायत होने के बाद भी दूसरे बार यहां 30 तारीख को 12/9 की शिकायत हो गया। ये घटना कब की है? 16-17 जुलाई की। जो निखिल चंद्राकर का जो 164 का जो बयान है वो 16-17 जुलाई का है। शिकायत हुई 12/9 को, जब प्रमाण मिला तो 12/9 को किया गया। उसके बाद 30 तारीख को, 30 सितंबर को फिर से दूसरे अदालत में किया गया। तब फिर वकीलों ने कहा कि भाई ये तो एक बार हो गया, दोबारा भी हो रहा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे 164 के और कितने बयान दर्ज कराए हैं एसीबी और ईडब्ल्यू, वो सबकी जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी चाहे कोई भी हो। सर, इसका डायरेक्शन कहां से हो रहा है? आपको क्या लगता है इसका डायरेक्शन कहां से हो रहा है? पुलिस निर्देशित कर रहे और एक्सो इसमें छिपाने की कोशिश क्या की जा रही है? क्या आपको लगता है अगर ये बात सामने आएगी तो और बहुत से लोग इससे संलिप्त हो सकते हैं? देखिए, बात सीधे डायरेक्शन तो वही एक जगह है जहां से आ रहा है, क्योंकि यहां जो अधिकारी बैठे हैं वो राज्य सरकार के किसी मंत्री या अधिकारियों को सुनते नहीं। मैं जो सुना हूं, यदि कोई डायरेक्शन दिलवाना है तो वहां दिलवाओ दिल्ली से। तो उनको इतना पावर मिला हुआ है और इतना निरंकुश हो गया कि अब न्यायालय भी कुछ नहीं समझे, और न्यायालय के जो अधिकार है उसको अपने हाथ में ले लिया। जो लिफाफा न्यायाधीश को खोलना चाहिए वो अधिकारी खोल रहे हैं और उसको उपयोग कर रहे हैं, मीडिया में भी दे रहे हैं, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा दे, उसका दुस्साहस देखो। तो कुल मिला के यह है कि इनका एजेंडा सेट है कि
विपक्ष के लोगों को घेर घेर के षड्यंत्र करके घेरो, बदनाम करो, जेल में ठूसो, कैरियर वर्क। तो ये जो कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, ये जो षड्यंत्र है उनका यही है जी। भाई 164 में जीते, क्योंकि जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात आई, अधिकारियों ने क्या कहा, हम तो ऐसे पहले भी बहुत कराते रहे, मैडम ले लो नहीं पेन ड्राइव, ये भी कहते सुना जो लोग बता रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे हुए, 2 प्रकरण तो हमने बता दिया, जो जानकारी में लिखित शिकायत हुई, इसके पहले भी बहुत सारे हुए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। यदि नियम का जो भी पालन न करे वो तो दोषी है ही। जो भी नियम का पालन नहीं कर रहा है वो दोषी है, वो जांच के दायरे में आना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो दिख, मैं तो पहले ही कहा 60 गांठ तो दिख रहा है, उसको प्रभाव में लाया, उसको दबाव में लाया, जो भी किए। आखिर एकमात्र न्यायालय है जिसमें लोगों को विश्वास बचा है। सरकार पे विश्वास तो रहा नहीं, एजेंसी पे विश्वास रहा नहीं, अब तो निर्वाचन आयोग पे लोगों को विश्वास नहीं है, वो भी टूल्स बन गए हैं। एक न्यायालय है वो कम से कम बचे रहे, हम ये चाहते हैं। क्या कांग्रेस संबंधित के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? भैया आपने भी कई सारे सुनो तो भाई, हमने तो दे दिया ना। 12 नौ की एक शिकायत हो गई, 30 सितंबर की एक शिकायत हो गई, 10 अक्टूबर को कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया, तो 3 तो हो गया। अब जनता की अदालत में है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है, मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र रहेगा तो मीडिया भी रहेगा, और मीडिया के अपनी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, चाहे घोषित हो अघोषित हो, लेकिन उसका निर्वहन हो, ये मैं अपेक्षा आप सबसे करता हूं हाथ जोड़। क्योंकि आज किसी पे हो रहा है, कल किसी आप पर होगा। अभी आप चुप हैं, जब आप पर होगा तो दूसरे चुप होंगे। ये भी पूर्ववर्ती सरकार पर लगे जितने भी आरोप, पूर्ववर्ती सरकार पर लगे जितने भी घोटाले भ्रष्टाचार के जो आरोप, उस पर जो लगातार केंद्रीय एजेंसियां जांच करी, क्या आपको लगता है कि हर जांच के बाद आपके इर्द गिर्द जो है पूरे मामले को लाने का प्रयास किया जाए? पूरा 4 साल हो गया भाई, 2020 से चल रहा है षड्यंत्र, ये 5वां साल है, और घूम फिर के वहीं तक आते हैं। लेकिन अपन डरने वाले लोग नहीं है, हम कांग्रेसी हैं। अरे अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे? जो उनके मुखबिरों से क्या डरेंगे हम? लेकिन सवाल इस बात का है कि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात आ गई, वरिष्ठ वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सरकार की ओर से एक बयान नहीं आया। जो छोटी छोटी बात में बयान करते हैं, मुख्यमंत्री तक बदल देने के 1 घंटे के बनाने की बात करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात है और सत्ता पक्ष मौन है। ये विभाग किसका है? ये विभाग मुख्यमंत्री का है। मोहन जी, ये विभाग तो मुख्यमंत्री का है ना। ना, गृह मंत्री की नहीं है, ये सामान्य प्रशासन विभाग में आता है, एसीबी। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है विष्णुदेव साय के संरक्षण और निर्देश पे और उसकी जानकारी में हो रहा है। विष्णुदेव चुप क्यों है? और यदि उसकी संलिप्तता नहीं है, ऐसे अधिकारियों को तत्काल पद मुक्त करना चाहिए। अरे प्रदर्शन उधर बात की बात है, पहले तो हम संज्ञान में ला रहे हैं भाई। आप छापो तो, इसको दिखाओ तो मीडिया को, जनता की अदालत में पहले, उसके बाद तो आगे कार्रवाई करेंगे जी। जब तक के ये हम लोग प्रेस में तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि आप अपने मीडिया में नहीं दिखा देंगे। जब लगेगा हाँ सारे मीडिया दिखाना शुरू कर दिए हैं, तब हम अगला स्टेप उठाएंगे। तो पहले कब तक दिखा देंगे सभी मीडिया में, ये पहले बताया। जी नहीं, दोषी नहीं, मतलब जो प्रमुख भाई ऐसा है। देखो, रुक सुनो भाई, सभी मीडिया में आया तो मैं समझता हूं कि अच्छा है, लेकिन बिना हेडिंग के छप जाए, तीसरे चौथे पन्ने में 3 लाइन का छप जाए। अरे शोक संदेश भी थोड़ा बड़ा रहता भाई, शोक संदेश भी उससे बड़ा रहता है, शोक सूचना भी। और यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
लोकतंत्र हत्या में कम से कम बड़ा रखो, क्योंकि उसी लोकतंत्र से आपको अधिकार मिला है, हमको अधिकार मिला है। सर एक सवाल है, जैसा आपने कहा वर्णित किया, तो लोकतंत्र के इन चौथे स्तंभों को ऐसी कौन सी चीज प्रभावित कर रही है कि इतना व्यापक असर दिख रहा है? अब वो तो आप अनुभवी हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। हम तो हमेशा मीडिया के स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। क्या है, देखो ऐसा है, 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ में मीडिया ने खूब चलाया, कोल स्कीम, 2G स्कीम, फलाना स्कीम, हुआ कुछ नहीं, सरकार बदल गई। लेकिन जो अभी सत्ता बैठे हैं ना, उनको मालूम हो गया कि मीडिया ही सरकार बदल सकती है, इसलिए सबसे पहले मीडिया कब्जा कर लीजिए। समझ गए ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।